चलिए दोस्तों, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें प्राइमरली दोस्तों जो आज हम देखेंगे, वहाँ पर आज हम प्राइमरली देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। हार्मोनिक प्रोग्रेशन दोस्तों अगर याद हो आपको, लेक्चर 6 में हमने देखा था। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत ही एक सिंपल प्रोग्रेशन होती है, जिसमें कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका इनवर्स ऑफ एवरी टर्म, अगर एक सीक्वेंस है जिसमें मान लीजिए n टर्म्स हैं और हर टर्म का इनवर्स करके अगर हम लिखते हैं और वो जो नई सीक्वेंस बने इनवर्स वाली, वो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं। दूसरा, ना केवल हमने डेफिनेशन देखी थी पिछले क्लास में, हमने साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के देखे थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के देखेंगे, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखने में बहुत सरल है, बट चूंकि इसकी इनवर्स की प्रक्रिया है, तो वो फंडा हमारे दिमाग में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे इनवर्स करके देखने से वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। इसीलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स आज देखेंगे। दूसरा, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको खत्म करने से पहले बताया था, कि हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच का रिलेशन। जो रिलेशन एस्टैब्लिश कैसे होता है, इनके मीन्स के द्वारा होता है। अर्थमेटिक मीन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वैसे ही जो है हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या वो सब सेम होते हैं, क्या वो डिफरेंट होते हैं। अगर 3 नंबर ले लिए जाएं, उनके अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, वो जरा मैं यहाँ लिखता हूं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है सवाल में कि b प्लस सी, ये आपको एज पर प्रॉब्लम दिया हुआ है, c प्लस ए और a प्लस बी, ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं। दे आर इन HP, दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो दोस्तों, ये आपके पास दिया हुआ है, दिस इज गिवन, एंड ये आपको जो है एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये जो है आपका मेन प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी। धीरे धीरे से एक एक चीज को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा हमेशा अनुरोध या हमेशा रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट से यही रहती है कि कभी भी आपको मैथ्स में जब प्रॉब्लम दिया रहे, तो आप पहले इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 3 चीजें अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो इम्प्लीकेशन का मतलब है, आपको याद होगा, अगर 3 टर्म्स हैं, मान लीजिए A1, B1, C1, ये अगर HP में होते थे, HP का प्रिंसिपल क्या था, तो हमको पता है कि HP में अगर ये होते हैं तो ये अप्लाई होता है। ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि अगर जो है 2 टर्म्स आपके HP में हैं, तो इसका मतलब क्या है, यही मतलब होता है इसका, राइट? अब जो है यहां से ध्यान से देखिए, और यहां अगर हमें जो है, राइट, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि मतलब अगर 3 टर्म्स AP में है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, दैट दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि AP की यही प्रॉपर्टी होती है, जो मिडिल टर्म होता है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस उसके आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी
प्रूव्ड। ये चीज आपको निकालनी। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर A1 B1 C1 क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहां कितना दिया हुआ है, तो एक बार रिप्लेस करते हैं। B क्या है, BA है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। C प्लस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, वो है B प्लस सी। थर्ड टर्म वो कितना है, A प्लस बी, डिवाइडेड बाय A1 प्लस C1, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, राइट। सो A1 कितना है, ये है B प्लस सी, और ये कितना है C1, वो है A प्लस बी। ठीक है। इसी चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए इसको इधर ले जाइए, ये चीज इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा। एक मिनट, पहले इसको थोड़ा सा जो है और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट बस खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी, डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा, ये b और b बन जाएगा 2b प्लस a प्लस सी। अगली स्लाइड में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, c प्लस ए एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2b प्लस a प्लस सी से, 2b प्लस a प्लस सी, इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी ए प्लस सी बी, सी ए प्लस सी बी। बहुत सिंपल। अब जो है जरा इसको खोलते हैं, तो इस साइड को खोलिए, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में 2bc प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसको खोलिए, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, इज इक्वल टू, इसको खोल लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी बी। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 टाइम्स ऑफ सी बी है और ये 2 टाइम्स ऑफ सी बी है, ये दोनों दोनों साइड से कट जाएगा, क्योंकि जैसे ये इस साइड आएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर से ये AC और ये AC, 2AC हो गया, यहाँ पर भी 2AC है, तो ये कट जाएगा, राइट, माइनस हो जाएगा। ये 2AB है, ये 2AB है, अगेन ये माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर। देयरफॉर ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। ये आ गया, सिंपल। और ध्यान से देखिए, पीछे जाइए, यही हमको प्रूफ करना था। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। दिस इज what was required to be proved for a square, b square, c square to be in AP। यही निकालना था, बड़ा सिंपल। कि अगर जो है मुझे निकालना था कि अगर 3 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और इन तीनों को मुझे प्रूव करना था कि वो AP में है, तो ये चीज प्रूव करनी थी। ये चीज प्रूव करने के लिए जो है हमने देखा कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ये 3 टर्म्स HP में है। HP की एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि मिडल टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म इनटू द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कहां से आया था, तो ये प्लीज रिवाइज लेक्चर 6। अगर आपको ये रिकॉल नहीं हो रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है, यही ब्यूटी चीज होती है आपके वीडियो लेक्चर्स की। आप आराम से जाइए और पिछला सेशन रिवाइज कीजिए, उसमें आपको ये आ जाएगा। इसी चीज को मैंने इस प्रॉब्लम पे लगाया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म A1 C1 ये थे, ये A1 था, ये B1 था, ये C1 था, राइट।
A1 B1 C1 इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम में ये दिए हुए हैं। आपने इसको पुट किया, इसको सिंपली ब्रैकेट्स खोल के सॉल्व किया और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल फार्मूला समझने थे और लगाने थे, इसीलिए ये लेवल इजी दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, एक मीडियम लेवल का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हैं इन HP, उनका सम दिया हुआ है मुझे 11, ये एक चीज दी हुई है, एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स करके अगर लिखेंगे नंबर्स को, तो यही नंबर सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 टर्म्स इज हाउ मच, ये मुझे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1। सो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड दीज 3 टर्म्स। ठीक है, सो अगेन दोस्तों बहुत सारी इंग्लिश है, इंग्लिश को हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रखिए, यहां से आपको तुरंत सोच अवस्था दोस्तों बनानी है। कभी भी मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट यही करता हूं, प्रॉब्लम्स देख के प्रॉब्लम्स पे प्लीज जंप मत कीजिए। प्रॉब्लम्स को आराम से पहले सिंक इन होने दीजिए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है और कैसे इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या चीजें सीखी हुई हैं जिसको मुझे अप्लाई करना है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं का एप्लीकेशन है। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। हमने ये सीखा है, इसीलिए ब्लॉक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स आपको याद होगा, बॉक्स जब भी मैं बनाता हूँ इसका मतलब होता है रिवीजन। इंटेलिजेंट वे, जो पिछले क्लास में हमने देखा था, इंटेलिजेंट वे टू सेलेक्ट 3 टर्म्स इन HP, ये क्या था, 1 बाय ए माइनस डी, 1 बाय ए, 1 बाय ए प्लस डी। ये जो है आपका इंटेलिजेंट वे है 3 टर्म्स को HP में लेने का। क्लियर हो रही है बात दोस्तों, राइट? ये हम लेंगे और हमें फिर ये 3 टर्म्स ही प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको यही निकालने हैं। फाइंड दीस 3 टर्म्स का अगर हम मैथमेटिकल कन्वर्जन करें, ये तो इंग्लिश लिखा हुआ था, मैथमेटिकल कन्वर्जन करें तो बेसिकली मेरे को निकालना है 1 बाय ए माइनस डी, 1 बाय ए, 1 बाय ए प्लस डी, यही तीनों चीजें निकालनी है मुझे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखते हैं मुझे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये पहली चीज दी हुई है, पहली चीज क्या दी हुई है, सम ऑफ 3 टर्म्स इन HP इज 11। तो ये अगर 3 टर्म्स इन HP हैं तो आपको दिया हुआ है 1 बाय ए माइनस डी प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस डी, ये कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 1। जो मैंने दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि क्यों ऐसे लेने से इंटेलिजेंट वे होता है, अभी जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 1। इनका रेसिप्रोकल कितना है दोस्तों, इन तीनों टर्म्स का, पहले वाले का रेसिप्रोकल है a माइनस डी, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है a, तीसरे वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कुछ नहीं, इनवर्स है, ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, दिस इज गिवन टू यू एज 1। अब ध्यान से देखिए, ये d और ये d कट जाएगा, आपकी a की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1/3। राइट, राइट, आप समझ पा रहे हैं? हेंस यहां से देखिए, मैं एक आपके लिए मेमोरी रिकॉल बना दे रहा हूं। हेंस सेलेक्टिंग intelligently 3 terms is so important।
अगर आपने इसको कुछ और लिया होता, मान लीजिए ए बी सी ऐसे करके कुछ लिया होता और बाद में आप इक्वेशन लगा के सॉल्व होता, सॉल्व वो भी होता, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट उसमें समय लगता। यहां देखिए कैसे एक इक्वेशन से फटाक से आपको वैल्यू आ गई, राइट। अब जो है कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर मुझे करना है पुटिंग a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। अगर 1 में मैं a इक्वल टू 1/3 डाल दूं तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस डी प्लस 1 बाय ए, 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस डी, ए की वैल्यू अगेन 1/3 है, प्लस डी। दिस इज गिवन टू यू एज हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स, 11। ये 3 इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, राइट। और ये नीचे आपका कॉमन बेस हो गया, ये देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया डिनोमिनेटर। ऊपर आ जाएगा 1/3 प्लस डी प्लस 1/3 माइनस डी इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला गया, 11 में से 3 गया तो ये 8 हो गया, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यहां से ये डी और ये डी कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2/3 न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1/9 माइनस डी स्क्वायर। सो ये कितना इंप्लाई हो जाएगा, यहां से देखिए, इस पूरी चीज को इधर ले जाते हैं, यहां से देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, सॉरी इसको इधर ले आइए, तो यहां से आ जाएगा 8d स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 माइनस 2/3। तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 9 कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, 8 माइनस 6 जो कि हो गया 2/9 इज इक्वल टू 8d स्क्वायर। यहां से जो है ये आ जाएगा 2 4 8, देयर फॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 1/36, देयर फॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। याद रखिए कभी भी जो है, अगर यहाँ पर आपका एक छोटा सा रिवीजन कराता हूँ स्टैंडर्ड 10th का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए 4 है तो ए दोनों होगी, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है -2 भी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 4 दे सकता है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ डी की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट जब भी होता है, अंडर रूट जो है हमेशा 2 वैल्यूज देता है, प्लस माइनस दोनों में, बस। तो आपको सिंपल ए की वैल्यू 1/3 आ गई थी, डी की वैल्यू 1/6 आ गई थी दोस्तों। तो आप यही वैल्यूज जो है इसमें डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन दोस्तों मैं आपका 30 सेकेंड्स अगेन लूंगा, दोबारा से जो मैंने चीज समझाई आपको उसको रिपीट करूंगा, बिकॉज आपने ध्यान से देखा होगा ये प्रॉब्लम बनाना कोई डिफिकल्टी का काम नहीं है। डिफिकल्ट कहाँ काम है मैथ्स में, वो ये है कि क्या आपने जो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, क्या वो आपको समझ रहा है या आप उसको रट रहे हैं। मतलब कि क्या आपको ये चमक रहा है कि हाँ यार देखो 3 टर्म्स लेने हैं एचपी में, मैं लेने को तो कोई भी 3 टर्म्स ले सकता हूं, बट मुझे सिखाया गया था इंटेलिजेंट वे ऐसा है, आज इस प्रॉब्लम के माध्यम से मुझे समझ में भी आ जाएगा कि वो इंटेलिजेंट वे क्यों था। और वो आपने देखा भी कि अगर आप इंटेलिजेंटली ऐसे ये 3 टर्म्स लेते हैं, ये 3 टर्म्स लेते हैं इंटेलिजेंटली, तो कैसे वो एक ही इक्वेशन में आपको ए सॉल्व करके दे देता है, एंड देन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स वेरी वेरी इजी। ये दोस्तों आपने देखा होगा, ये मैंने लेवल जो है इसका मीडियम मार्क किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये मीडियम दोस्तों इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है आपको इस कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है कि क्या आपको इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करने आते हैं कि नहीं टर्म्स। पिछला वाला तो बहुत इजी था, उसमें कोई भी आपको जो है उसमें तो सिंपल एक आकार देना था, यहाँ पर आप कैसे टर्म्स सेलेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट था, ठीक है।
एक और प्रॉब्लम देखते हैं और इस पूरी श्रृंखला, इस पूरे एग्जाम्पल्स या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एंड हम हार्ड पे करते हैं। और दोस्तों, आपने हमारा पूरी लेक्चर सीरीज आप फॉलो भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमेशा हम धीरे इजी से मीडियम से हार्ड पे जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस सेशन का ये नहीं है कि आपको डरा दिया जाए मैथ्स से। हमारा उद्देश्य है कि आपको मैथ्स कैसे आसान बनाया जाए, कैसे आपको जो है क्रम बांध के एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपका लेवल बढ़ाया जाए। ठीक है, सो अब आखिरी लेवल देखते हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, बट बहुत हार्ड नहीं है। हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ये इजी है। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है pth, qth, rth term of an HP is क्या क्या है? x, y, z। ये आपको pth, qth और rth टर्म जो है एक HP का वो दिया हुआ है, वो है x, y और z। ये दे रखा है, दिस इज गिवन टू यू। आपसे पूछ रहा है दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस। क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर, ये प्रूव करना है आपको, p माइनस क्यू इंटू एक्स वाई प्लस q माइनस आर इंटू वाई जेड प्लस r माइनस p इंटू जेड एक्स, r माइनस p इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे गिवन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? सो ये बहुत दोनों श्रृंखला इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, ये चीज जो है मुझे अब प्रूफ करनी है और ये चीज दी हुई है। सिंपल। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल। तो ज्यादा इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए। pth, qth, rth टर्म जो है एक hp का x, y, z दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर एक सीक्वेंस है a, b, c, d, e ऐसे करके जो है n टर्म्स है, ये अगर HP में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक सीक्वेंस अगर हम ऐसी बनाएं जो कि रेसिप्रोकल है पहली सीक्वेंस का, तो ये जो सीक्वेंस आएगी इसको मैं बोलता हूं ये सीक्वेंस होगी AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। बड़ा सिंपल है। ये अगर आपकी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर मैंने ऐसे लिखा, तो मेरा मानना है कि अगर जो ये नया सीक्वेंस आएगा T डैश, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। ठीक है, तो हेंस याद रखिए, pth टर्म इस सीक्वेंस की और pth टर्म इस सीक्वेंस की, मतलब मान लीजिए थर्ड टर्म इस सीक्वेंस का, इस टर्म का भी थर्ड टर्म कहीं होगा, राइट? हेंस pth टर्म hp का जो होगा, राइट, अगर उसी hp का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो एक AP बन जाएगा। हेंस जो AP बनेगा उसका pth टर्म क्या होगा? 1/x, राइट? तो हेंस आपका जो AP बनेगा ऑफ द HP इन द प्रॉब्लम, ऑफ द HP इन द प्रॉब्लम, वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा, उसका pth टर्म जो होगा 1/x। सिमिलरली जो qth टर्म होगा उसका, वो कितना होगा? वो होगा 1/y। और जो rth टर्म होगा दोस्तों, वो होगा 1/z। राइट, सिंपल। जैसे यहां पर अगर मुझे दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म यहां पर b है, तो यहां का सेकेंड टर्म जो AP बनता है उसके करस्पॉन्डिंग वो कितना है? 1/b। यहां पर फोर्थ टर्म जो है वो है कितना? d। तो यहां फोर्थ टर्म कितना बनेगा? 1/d। राइट, सिमिलरली यहां पर आप देखिए जो HP का pth टर्म है
वो AP का pth टर्म क्या होगा? 1/x। qth टर्म AP का जो है वो कितना होगा? 1/y। और rth टर्म जो AP का होगा वो कितना होगा? 1/z। ठीक है। AP में दोस्तों हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि AP का हमको पता है कि nth टर्म इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। a जो है ये फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ये मुझे पता है तो इसी आधार पे मैं लिख सकता हूं pth टर्म क्या होगा दोस्तों? pth टर्म होगा 1/x इज इक्वल टू, मान लीजिए फर्स्ट टर्म मैंने a मान लिया, तो a प्लस p-1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी दोस्तों। सिमिलरली qth टर्म है 1/y इज इक्वल टू a प्लस q-1 इंटू डी। एंड सिमिलरली दोस्तों आपका 1/z जो rth टर्म है वो हो जाएगी a प्लस r-1 इंटू डी। ये हो जाएगी आपकी rth टर्म। क्लियर है? ये दिया हुआ है, बहुत सिंपल। अब दोस्तों इसके आगे जो है ना, आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास 3 इक्वेशन तो आ गए, अब मुझे इसके आगे सोचना है इन 3 इक्वेशन से क्या करना है, बिकॉज दीज 3 इक्वेशंस इज नथिंग बट conversion of this English language into a mathematical equation. So hence these 3 equations जो आपके आए, इसमें आपने अभी तक कोई चालाकी नहीं की है। ये तो सिंपल आपने जो आपको मैथमेटिक्स में चीजें दी हुई थी, इंग्लिश में चीजें दी हुई थी, उसको आपने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया और 3 इक्वेशंस आ गई। बट आपको ये 3 इक्वेशन निकालना आपका उद्देश्य नहीं है एज पर दिस क्वेश्चन। आपको तो एक चीज दी हुई है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है, राइट? दैट इज योर फाइनल आंसर। बट अब ध्यान से देखिए, अगर ये 3 इक्वेशन है तो आप एक चीज देखिए बड़े मजेदार से निकल के आ रही है। अगर मैं इन दोनों को, ये x इंटू वाई का टर्म है, p माइनस क्यू का टर्म है, ध्यान से देखिए p माइनस क्यू का टर्म कैसे आ सकता है? इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ p माइनस क्यू टाइप का टर्म आ सकता है। सिमिलरली 1/x है माइनस 1/y करूंगा तो कुछ डिनोमिनेटर में मेरे पास x इंटू वाई जैसी चीज आ सकती है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? राइट? सिमिलरली यहां देखिए q माइनस आर जैसा एक टर्म है, ध्यान से देखिए q माइनस आर जैसा टर्म कैसे आ सकता है? अगर 2 माइनस 3 करूं मैं तो q माइनस आर जैसा टर्म आ सकता है, और 1/y माइनस 1/z है तो डिनोमिनेटर में कुछ yz आएगा, तो कुछ ऐसा बनने का जो कि उधर चला जाएगा, तो आपका कुछ इस टाइप का बनने का सवाल पैदा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि बार बार मेरा आपको रिप्लाई क्या रहता है कि आप प्रॉब्लम को मत बनाइए पहले, आप पहले सोच अवस्था बनाइए। सोच अवस्था अगर आपकी शार्प होगी कि मुझे प्रॉब्लम्स को सोचना कैसा है, तो प्रॉब्लम बन जाएगा। याद रखिए, प्रॉब्लम का बनना ना बनना आपका एंड आउटपुट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इनपुट, कि आप उसमें इनपुट क्या डाल रहे हैं, वो है आपकी सोच अवस्था। तो हमारा उद्देश्य इन लेक्चर सीरीज से और इस पूरे करिकुलम से जो मैं आपको पढ़ाता हूं, उसमें वो सोच अवस्था बनानी है, ना कि केवल प्रॉब्लम बनाना, क्योंकि प्रॉब्लम बनाना तो अपने आप बन जाएगा अगर सोच अवस्था बन गई। तो इस सोच अवस्था के साथ अब हम आगे क्या करते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं और बोलते हैं 1 - 2 कर लीजिए साहब। तो क्या आएगा आपका? ध्यान से देखिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा दोस्तों अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो। यहां पर डी कॉमन है, माइनस डी माइनस ऑफ माइनस डी प्लस डी, तो ये डी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर से बच जाएगा डी इंटू पी माइनस क्यू, तो यहां पर से बच जाएगा डी इंटू पी माइनस क्यू। हेंस इसको यहां ले जाइए, सो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू पी माइनस क्यू। यहां से देखिए मुझे जो टर्म निकालना है, पहला टर्म जो है इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में, वो है p माइनस क्यू इंटू एक्स वाई। सो p माइनस क्यू इंटू एक्स वाई कैसे आएगा? इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा
p माइनस क्यू इंटू एक्स वाई, ये क्या आ गया दोस्तों मेरा d डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। ये दोस्तों मेरे पास एक पहला टर्म आ गया d डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है। अब इसके आगे बाकी सारी चीजें बड़ी आसान है। अगर आप देखें सिमिलरली जो है, अगर आप देखें तो अगर आप सॉरी 2 - 3 करें, 2 - 3 करेंगे तो क्या होगा, जो चीज यहाँ x और y थी वही यहाँ पर y और z है, जो चीज यहाँ पर p और q थी वही यहाँ पर q और r है। तो आप यहाँ से देखिए तो 1 माइनस वाई, अगर मैं 2 - 3 कर दूं दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस वाई माइनस 1 बाय z, 1 बाय y माइनस 1 बाय z इज इक्वल टू, ये दोनों जो है a कट जाएगा, d कॉमन रह जाएगा, q माइनस r आ जाएगा। सो d कॉमन रह गया, q माइनस r आ गया। यहाँ पर आ जाएगा ये z माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई जेड इज इक्वल टू d इंटू क्यू माइनस आर। ध्यान से देखिए सेम काम हमने यहाँ पर भी करने हैं, क्योंकि हमको वाई जेड एंड क्यू माइनस आर ये चाहिए, वाई जेड एंड क्यू माइनस आर चाहिए। तो वाई जेड इंटू क्यू माइनस आर जो मेरा सेकेंड टर्म है वो आ जाएगा कितना, d डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। ये मेरा आ गया सेकेंड टर्म। सिमिलरली दोस्तों आपका 1 - 3 कीजिए, 1 - 2 कर लिया, 2 - 3 कर लिया, 1 - 3 करेंगे तो ये एक्स जेड की टर्म आपके पास आ सकती है। तो आप वही कीजिए, 1 - 3 अगर आप करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, पीछे जाइए, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय जेड, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय जेड इज इक्वल टू d कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा p माइनस आर, p माइनस आर। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स जेड इज इक्वल टू d टाइम्स ऑफ p माइनस आर। हमें निकालना है एक्स जेड p माइनस आर, ये देखिए ये वाला टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से जो है दोनों साइड माइनस कर लीजिए, क्योंकि r माइनस पी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका d डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू डी, सॉरी, इज इक्वल टू एक्स जेड इंटू आर माइनस पी। ये देखिए ये थर्ड टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया, आर माइनस पी इंटू जेड एक्स, राइट। अब आपने कुछ नहीं करना है, बेसिकली अब आपका ये जो टर्म है इसको मैं a बोल देता हूँ, ये जो टर्म है इसको मैं b बोल देता हूँ, ये जो टर्म है दोस्तों इसको मैं c बोल देता हूँ। सो बेसिकली आपका जो LHS है, ये जो आपको प्रूव करना है, ये LHS ये कुछ भी नहीं है, ये है a, ये है b और ये है c। सो बेसिकली आपको a प्लस b प्लस c निकालना है, दैट इज ऑल, यही निकालना है। तो a प्लस b प्लस c, देखिए कितना आ गया, d कॉमन हो गया हर जगह, 1 बाय वाई माइनस एक्स प्लस 1 बाय जेड माइनस वाई प्लस 1 बाय एक्स माइनस जेड। ये तीन टर्म्स आ गए दोस्तों आपके पास, राइट राइट। इससे जो है आपका क्लियरली जो है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो है आपका कैसे किस तरीके से जो है ये आंसर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात, राइट। तो हेंस दोस्तों कभी भी जो है आपको कभी भी प्रॉब्लम्स आए तो उसमें हमेशा दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट क्या चीज है वो आपको समझना है, कि इम्पॉर्टेंस जो है मेरी चीजों की वो आपको सबसे पहले निकालनी। आपने एक बार इम्पॉर्टेंस निकाल ली, राइट, तो उसके आगे जो है आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर से मुझे लगता है कि एक छोटा सा हमने मिस्टेक किया, सॉरी, ये जो है ये ऊपर आएगा, सॉरी माय बैड,
ये जो है, चूंकि आप इसको इधर ले जा रहे हैं, डी को नीचे ले जा रहे हैं, सो y माइनस एक्स बाई डी आ जाएगा। सिमिलरली जो है ये z माइनस वाई डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। और ये सिमिलरली दोस्तों, अपॉलॉजीज, x माइनस जेड बाई डी, क्योंकि आपका दोस्तों ये देखिए ये इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, राइट। तो अब जो है यहाँ पर से ये चीज जस्ट ऊपर आ जाएगी और d नीचे आ जाएगा, d कॉमन बेस हो जाएगा, तो यहाँ d कॉमन बेस हो जाएगा, ये सब ऊपर है और आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों, बिफोर आई गेट इनटू दिस रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम, ध्यान दीजिए आप लोग कि यहां पर जो है आपका कहीं पर भी हमने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व किए, हमने प्रॉब्लम्स की सोच को सॉल्व किया कि प्रॉब्लम में आपको सोचना कैसा है। अगेन रिमेंबर, प्रॉब्लम बनाना कठिन नहीं होता है। जहां बच्चे मैक्सिमम फंसते हैं वो फंसते हैं प्रॉब्लम की वो सोच अवस्था बनाने के लिए, क्योंकि अगर सोच अवस्था नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम निश्चित तौर पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाता हूं, समय में थोड़ा पीछे ले जाता हूं। जब दोस्तों हम 6th 7th क्लास में होते थे ना, तब हमारा मैथमेटिक्स का कोर्स बहुत छोटा होता था। तो मान लीजिए कि उस समय अगर हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं भी समझ आते थे तो हम प्रॉब्लम्स को रट लेते थे। याद कीजिए आपको क्या बोला जाता था, ये प्रॉब्लम देख लो, ये एग्जाम में हर साल देखो पिछले पेपर्स में भी पूछा गया है। तो जिसको समझ आता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आता था वो रट लेता था। दो चीजें दोस्तों अब आपकी 11वीं और 12वीं में चेंज होंगी। एक, प्रॉब्लम पिछले एग्जाम से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट्स कॉपी पेस्ट होंगे, प्रॉब्लम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होगी, तो आप रट के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, आपका रटना इसलिए भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि क्योंकि दोस्तों करिकुलम बहुत बड़ा है। 11th 12th का स्कोप ऑफ करिकुलम इज सो हाई that you will not be able to memorize everything if you are not इनकलकेटिंग। अगर अपने अंदर आप कॉन्सेप्ट्स की शक्ति नहीं बना रहे तो आप रट के मैथ्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब दोस्तों आखिरी हम आते हैं, वो आते हैं आज के लेक्चर में, वो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशन क्या होता है, हाउ आर दे रिलेटेड। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करते, एक सिंपल दो टर्म्स लेते हैं। मान लीजिए ए बी आर टू टर्म्स। ठीक है, तो हमने देखा था दोस्तों कि दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता था। बहुत सिंपल, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज। आज तक जो हमने क्लास 10 तक एवरेज पढ़ा था ना, उसी को हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं बोलूं इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, तो हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। दो टर्म्स का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली दोस्तों, हार्मोनिक मीन हमने पढ़ा था कि हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट टू टाइम्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि 1 बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बाय टू। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका मोटा मोटा जो है रिजल्ट वही आएगा कि हार्मोनिक मीन जो है, आपका हार्मोनिक मीन जो है वो इस ढंग से भी डिराइव हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था हार्मोनिक मीन कुछ भी नहीं होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं होता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही इनवर्स होता है। तो अगर ए बी दो टर्म्स हैं, उनका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप डालेंगे तो वो ए बी होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में डालेंगे 1/A 1/B हो जाएगा। तो उस ढंग से भी आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों, जब हमको ये पता है तो देखिए एक खूबसूरत चीज आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसको मैं अभी के लिए ए बोल देता हूं, इसको जी बोल देता हूं और इसको एच बोल देता हूं। ध्यान से देखिए कि दोस्तों क्या ये निकल के आ पा रहा है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ध्यान से देखिए जी स्क्वायर कितना है, एलएचएस कितना हो गया, ए बी, और आरएचएस कितना है, ए है ए प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय एच,
वो कितना है दोस्तों? वो है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखिए LHS इक्वल टू RHS हो पा रहा है। देयरफॉर हम ये बहुत पुष्टि के साथ बोल सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। ये तो क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसके बाद ये एक चीज है, बस अपने दिमाग में जहन करके रखिएगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद रहेगा? याद नहीं रहेगा तो आप डिराइव कर सकते हैं, मुझे लगता है 30 सेकंड का समय लगेगा इसको डिराइव करने में। अब दोस्तों हमें ये डिराइव नहीं करना था बाय द वे इस पूरे गेम में, ये तो एक रिलेशन था, बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये एक है जो आपको पता होना चाहिए अगर हमको रिलेशन देखना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में, कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये तो होता ही है। इसके अलावा एक और चीज आप देखिए, अर्थमेटिक मीन माइनस हार्मोनिक माइनस ज्योमेट्रिक मीन कीजिए। ये कितना आएगा दोस्तों? अर्थमेटिक मीन है a प्लस बी बाई टू माइनस ज्योमेट्रिक मीन कितना है दोस्तों? अंडर रूट ऑफ ए बी, राइट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। इसको दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का 2 नीचे रहेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर a स्क्वायर जो कि a हो गया, ये सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर वो b हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म इंटू दिस टर्म विच इज दिस, राइट? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ कि आप देखिए ये डिनोमिनेटर जो है ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। अर्थमेटिक जो न्यूमरेटर है दोस्तों, ये मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर हमको पता होता है किसी भी नंबर का, भले वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर इसका स्क्वायर कर दें, जैसे -2 एक नेगेटिव नंबर है, उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, हेंस माय न्यूमरेटर इज आल्सो पॉजिटिव। एंड द डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर डिवीजन दोस्तों हम करेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हेंस वी कैन से दैट दिस नंबर इज पॉजिटिव। हेंस दोस्तों इससे क्या चीज निकल के आई कि अगर इसको हम पीछे ले जाएं, कहाँ से शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी a माइनस जी से, a की वैल्यू हमने डाली थी, g की वैल्यू जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू डाली थी, उनको सॉल्व किया, उनको इस फॉर्म में चेंज किया और दिखाया कि यार ये जो टर्म है a माइनस जी वो एक पॉजिटिव नंबर है। देयरफॉर if a minus g is a positive number, then what does that imply? That implies that a is g को इधर ले जाइए, is greater than g, राइट? और पॉजिटिव है या इक्वल टू जीरो दोनों बोल सकते हैं। अगर a और b दोनों सेम हो गया दोस्तों तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसको आप अगर इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। सो ये एक रिलेशन बड़ा खूबसूरत है जो आ गया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन दी ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर हो रही है दोस्तों बात? तो ये एक रिलेशन है, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 1 क्या था? रिलेशन नंबर 1 था ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। रिलेशन नंबर 2 क्या हो गया दोस्तों? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें ये पता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। कैसे पता है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों। अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, पीछे लेके जाता हूं आपको, ये रहा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से हमको ये पता है। हेंस दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं, इसको मैं लिखता हूं जी, इस ए को इधर लेके इस जी है इधर, जो है इस ए को इधर ले आता हूं, इज इक्वल टू, और एक जी को इधर ले जाता हूं। जी स्क्वायर था, जी स्क्वायर मतलब होता है जी इंटू जी, एक जी को यहीं रखा, दूसरे जी को यहां डिनोमिनेटर में ले आया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, g बाय ए
ये क्या होगा, g बाय a इज लेस देन 1, वो h बाय g है, सो दिस वुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसी चीज को आगे बढ़ाऊं और a को इधर ले आऊं, तो ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन इज लेस देन इक्वल टू 1। g बाय ए मेरा दिया हुआ है h बाय g, तो ये जो है h बाय g भी लिखा जा सकता है। सो हम ये बोल सकते हैं h बाय g इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर h इज लेस देन इक्वल टू g, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। राइट राइट, तो ये आपका दोस्तों एक इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। एंड हेंस दोस्तों फ्रॉम 2 एंड 3 क्या निकला, a जो है वो g से बड़ा, g जो है वो h से बड़ा। ध्यान से देखिए, अगर जो है अगर जो है 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली जो है आपका 3 जो है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 2 से बड़ा है, जिससे वो बड़ा है वो किसी और से बड़ा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम यहां पर भी है, a g से बड़ा, g h से बड़ा, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g एंड g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। ये दोस्तों कहलाता है रिलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दोस्तों स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट अगर आपने इसको ध्यान ध्यान से समझा इक्वेशन 1 2 और 3 से, तो ये बहुत इजी भी है डिराइव करना। राइट, तो इसमें दोस्तों मैंने देखे हैं दोनों टाइप के सवाल आपके पास आते हैं। आपके पास सवाल आपके मॉक एग्जाम में इनको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है 2-3 नंबर के, या दोस्तों इन पे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स जो इस पे आएंगी उनको कैसे अप्लाई करना, वो एनीवेज हम सेक्शन या लेक्चर 8 में, सॉरी, हम काफी डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। बट आज के लेक्चर में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। तो एक क्विकली लेजर शार्प आपका रिव्यू करवाता हूं। बहुत सिंपल है, ए और बी दोनों नंबर्स दिए हुए थे। मैंने बोला अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है, हार्मोनिक मीन जो है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी होता है। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये निकल के आता है, जिसको मैंने बोला था इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। सिमिलरली अगर यही चीज यहाँ लगाई जाए तो ये आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, एंड हेंस ये तीनों एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों ये घबराइए मत, मैंने खाली रिकैप करवाने के लिए आपको जो है तेजी तेजी से बताया है, आपको कुछ नहीं करना है। ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, पॉज कीजिए, पीछे जाइए, पीछे में हमने जो पिछले 5 मिनट में आपको ये सारे कंसेप्ट्स एक 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 करके आपको समझाए हैं। बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, इस पे आपको दोनों टाइप के सवाल आएंगे, थ्योरेटिकल जहां प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या आपको जो है इसमें एग्जाम्पल्स बनाने आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम भरपूर मात्रा में लेक्चर 8 में देखेंगे, तो चिंता नहीं है उसकी। डेरिवेशन हमने इस सेक्शन में देख लिया है, आराम से इसको रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में जो है ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारे लेक्चर A7 जो है यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को पर्सनली इस लेक्चर का जो एंड पार्ट है, जो कि रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है, वो मेरा एक पर्सनल बेस्ट टॉपिक है इस सीक्वेंस एंड सीरीज में। उनके एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स जो है हम लोग अगले सेशन में जो है बहुत सारे देखेंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट और इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
इससे आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।